हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी इन न्यूजीलैंड। मैं पीएचडी न्यूजीलैंड के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूं। आज के वीडियो में मैं आपको पीएचडी इन न्यूजीलैंड के बारे में नई जानकारी दूंगा और कुछ सवालों के उत्तर दूंगा जो मुझसे व्यूअर्स ने पूछे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा न्यूजीलैंड में पीएचडी करना कैसे एक पीआर के लिए रास्ता बन सकता है, क्या आपका स्पाउस आपके साथ जा सकता है, बच्चों की एजुकेशन का क्या सिस्टम है न्यूजीलैंड में, और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए क्या होता है। तो हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। अब मैं यहाँ पे आपको एक इंसिडेंस बताना चाहूँगा। एक हमारे जो ऑडियंस हैं, व्यूअर हैं, उन्होंने मेरा वीडियो देखा और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वो दक्षिण पूर्व एशिया के एक देश में बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं और उनकी तनख्वाह $7,000 पर मंथ है। उन्होंने मुझे बोला कि मैं MBA हूँ ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मेरा PR नहीं हो पाया, तो आप मुझे कुछ बताइए कि कैसे मतलब मैं न्यूजीलैंड में जाके PhD कर सकता हूँ और उसके बाद PR अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 30s में हैं और उन्होंने PR के लिए ट्राई किया कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है और आप अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट होने का प्लान कर रहे हैं, आप कुछ नई रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब देखिए, न्यूजीलैंड में PhD करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले, न्यूजीलैंड जो है वो दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में से एक है। हैप्पीनेस इंडेक्स में न्यूजीलैंड की जो रेटिंग है वो हमेशा टॉप 10 में रही है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब न्यूजीलैंड में बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, सोशल केयर प्रोग्राम्स हैं, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में से एक है, मतलब कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम है। अब न्यूजीलैंड जो है, यहाँ पर PhD करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो PhD जब आप करते हैं तो आप फुल टाइम काम भी कर सकते हैं और मतलब आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती है वर्क आवर्स की। आपका स्पाउस आपके साथ जा सकता है और आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलता है। आपके बच्चे जो 18 साल से कम के हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलती है। इनफैक्ट वो वहाँ के लोकल पब्लिक स्कूल में जा सकते हैं और उनको सब्सिडाइज्ड एजुकेशन का फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद जब आप एक बार पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आप 1 साल के पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, उसके बाद 2 साल का आप वर्क परमिट आपको मिल सकता है। उसके बाद आप सब्सिक्वेंटली PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब न्यूजीलैंड में जो ट्यूशन फ़ी है वो बहुत ही कम है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो न्यूजीलैंड डॉलर्स में तो 6,500 न्यूजीलैंड डॉलर से लेके 9,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स के बीच में फ़ीस है साल की, यानी 3,40,000 रुपये से लेके करीब 4,70,000 रुपये के बीच का हम बात कर रहे हैं, अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज़ में आपको बताऊं तो। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये सबसे सस्ता ऑप्शन है PhD। इनफैक्ट न्यूजीलैंड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो QS रेटिंग में टॉप 3% में आती हैं। न्यूजीलैंड में 8 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं, जहाँ पे आप PhD कर सकते हैं। अब ये PhD आप सोशल साइंस में कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, साइंस में कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड में PhD करने के। और न्यूजीलैंड में जब आप PhD करते हैं तो आप के, जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो स्पाउस है वो आपको सपोर्ट कर सकता है फिनेंशियली, क्योंकि उसको ओपन वर्क परमिट मिलता है। और सिंस न्यूजीलैंड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो आपके बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग, वो एक सब्सिडाइज्ड एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अब न्यूजीलैंड में अगर आप PhD करने जा रहे हैं या प्लान कर रहे हैं न्यूजीलैंड में PhD, तो आपको बेसिकली ये सारे स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले ये देखिए, यूनिवर्सिटी चूज़ कर लीजिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, या अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में श्योर नहीं है तो मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड में 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो PhD के लिए एलिजिबिलिटी मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। ये ज़रूरी है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 60% आपके होने चाहिए। उसके अलावा आपका रिसर्च इंटरेस्ट होना चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पब्लिश्ड वर्क हैं तो उसके बड़े फ़ायदे हैं। इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, IELTS या PTE का स्कोर होना चाहिए। और उसके बाद
जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, देखिए पीएचडी में क्लासेस नहीं होती हैं। जैसे आप बीए या एमए या बीएससी या बीटेक करते हैं तो आपकी क्लासेस होती हैं। पीएचडी में बेसिकली क्या है, आपका रिसर्च आप करते हैं तो आपको एक सुपरवाइज़र चुनना पड़ता है, सुपरवाइज़र या प्रोफेसर। तो पहला स्टेप होगा कि आप ये डिसाइड करें कि आप किस एरिया में पीएचडी करना चाहते हैं। उसके बाद आप प्रोफेसर को ढूंढें जो आपको अपने अंडर डॉक्टरल स्टडीज़ करवाने के लिए तैयार हो, और एक रिसर्च प्रपोज़ल बनाएं। देखिए पीएचडी एप्लीकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसर्च प्रपोज़ल। अब रिसर्च प्रपोज़ल में आप लिखेंगे कि रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी, लिटरेचर रिव्यू क्या होगा। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक ओरिजिनल रिसर्च प्रपोज़ल बनाएं और उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। एक बार आपका रिसर्च प्रपोज़ल सबमिट हो जाता है तो फिर आपका पेपर वर्क शुरू हो जाएगा वीज़ा का, और आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्पाउस और बच्चों के साथ, अगर आप फैमिली के साथ जाने का प्लान कर रहे हैं। और न्यूजीलैंड में पीएचडी, मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंकिंग है, तो उसके बाद आप एकेडमिक्स में या रिसर्च में करियर बना सकते हैं। तो देखिए हमने बात कर ली आपके एडमिशन की। जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। अब न्यूजीलैंड में जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो आप अपनी फैमिली का पूरा जो इंश्योरेंस है वो करीब $1500 का ले सकते हैं, 1500 न्यूजीलैंड डॉलर का, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो न्यूजीलैंड में पीएचडी करने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अगर आपके कोई सवाल हो न्यूजीलैंड में पीएचडी करने के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका सवाल रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में हो सकता है, रिसर्च आइडिया के बारे में हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।